उसको क्या बोलेंगे, आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है, आयोनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, अगर तुम लोगों को याद हो तो। आयोनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। यस सर। इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी भी हम लोग देखेंगे। चलो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सोडियम है, पता ही है 2,8,1 Cl 2,8,7 है ना। इसके इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन दिया और इसने इलेक्ट्रॉन दिया, तो ये आयंस हो गए। और आयंस के बीच में कौन सा बॉन्ड हो गया, आयोनिक बॉन्ड। अब उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी भी होती है। इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी है, जितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, जितने भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है वो इलेक्ट्रोवैलेंसी है। ठीक है, जैसे MgO है, क्या इसके बीच में आयनिक बॉन्ड है, MgO। यस सर। यस सर। MgO के बीच में आयोनिक बॉन्ड है और उसमें इलेक्ट्रोवैलेंसी जो होती है, जैसे Mg के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ऑक्सीजन को 2 चाहिए, ऑक्सीजन को 2 चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, MgO। ओके अच्छा, कैसे आयोनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, कंडीशन क्या है आयोनिक बॉन्ड बनने की। कंडीशन अगर हम बात करें आयोनिक बॉन्ड की, तो ऐसी कंडीशन मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना चाहिए एलिमेंट, मतलब फर्स्ट एक ग्रुप का हो चाहे सेकेंड एक ग्रुप का हो, और दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होना चाहिए, मतलब सेवेंथ एक ग्रुप का होना चाहिए। ठीक है, या 60th ग्रुप का होना चाहिए। तो ये सब जो है ना, मोर जैसे ये एल्कली मेटल्स है ना, और ये हैलोजन के बीच में, इसमें बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग होगी, इसकी बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग। एक सेकेंड चलो, अब देखो, तो हम बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज है, फैक्टर अफेक्टिंग आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड्स की कितनी स्ट्रेंथ होगी, उसके क्या क्या फैक्टर्स होंगे, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। सर कौन सा चैप्टर करा रहे हो, एक बार बता दो, नेट से लगा था। अच्छा, केमिकल बॉन्डिंग है बेटा ये, ओके सर। केमिकल बॉन्डिंग ही करानी थी ना। अब देखो, लैटिस इंथैल्पी पता है ना देखो, फैक्टर अफेक्टिंग आयोनिक बॉन्ड, कंडीशन पता चल गई सारे लोगों को। चलो पहले कंडीशन एक बार फिर से देखा, मतलब रिवाइज करा देते हैं। कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड्स के फॉर्मेशन के लिए क्या क्या कंडीशन हो सकती है, उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहली कंडीशन, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी
मतलब क्या है, एक एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, लेसर आयोनाइजेशन एनर्जी, greater tendency to form कीटायन। कीटायन की टेंडेंसी के फॉर्मेशन ज्यादा होगी अगर लेस आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी पता है ना, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, बढ़ती है, इंक्रीज। तो जितने ज्यादा फॉर्मेशन ऑफ कीटायन होंगे उतनी ज्यादा लेसर ऑफ, जितनी ज्यादा टेंडेंसी होगी फॉर्मेशन ऑफ कीटायन की उतनी ज्यादा लेसर आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी, ठीक है। और वही फेवरेबल है क्योंकि आयोनाइजेशन एंथैल्पी अगर ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन रिमूव ही नहीं करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव ना करे तो बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा। जैसे हमने बोला Na+, Mg2+ और Al3+, बताओ कीटायन फॉर्मेशन टेंडेंसी, कीटायन फॉर्मेशन टेंडेंसी। एक और क्वेश्चन दे देते हैं, जल्दी बताओ। CS+, Rb+, K+, Na+, Ni+। सर इसमें सबसे पहले सोडियम होगा, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम। लेसर आयोनाइजेशन एंथैल्पी सोडियम की होगी, ठीक है। यहाँ पे ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होगी वो क्या होगी, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगी। डिक्रीज होगी, तो इसकी डिक्रीज हो रही है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्मेशन। ओके, चलो एक तो लेसर आयोनाइजेशन एंथैल्पी होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होनी चाहिए, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा उस किसी और के पास इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी भी तो होनी चाहिए। जैसे सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब देखो ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है इंक्रीज होती है, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं, कह सकते हैं ऐसा ही होता है टॉप टू बॉटम जाने पे। अब जितनी ज्यादा टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, मतलब हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, higher electron affinity, greater tendency to formation, greater tendency to formation anion। एनायन की ग्रेटर टेंडेंसी होगी, है ना, अगर हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। बताओ टेंडेंसी टू फॉर्मेशन एनायन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। बोलो, ये दो क्वेश्चन है। सर सबसे ज्यादा फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। नहीं नहीं नहीं, याद रखना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर जो है वो एक्सेप्शन है हैलोजन फैमिली के लिए। क्या एक्सेप्शन है सर, क्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है, फिर फ्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, और फिर क्योंकि क्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है
तो वो इसको इलेक्ट्रॉन को रख सकता है, इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट कर सकता है इसकी वजह से। तो हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्मेशन ऑफ एन आयन। तो इसकी 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 अच्छा ये हाँ ऐसे क्लियर, दो फैक्टर क्लियर हो गए। यस सर। Yes, sir. अब बात आती है लैटिस एंथैल्पी की। इससे क्वेश्चन आती है लैटिस एंथैल्पी क्या होती है भाई? जो भी केमिकल बॉन्ड है ना, उस बॉन्ड जो जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा ना उतनी ही ज्यादा लैटिस एंथैल्पी होगी, ठीक है ना? तो हायर लैटिस एंथैल्पी, ठीक है। ऐसा भी बोल सकते हैं, यदि लिख देते हैं लैटिस एंथैल्पी is directly proportional to the stability or strength, stability of strength of ionic bond, stability or strength ionic bond, ऐसा है। Lattice enthalpy is directly proportional to the stability or strength of ionic bond। जितने ज्यादा लैटिस एंथैल्पी होगी, अब लैटिस एंथैल्पी हम लोग कैसे समझेंगे कि किसकी लैटिस एंथैल्पी ज्यादा है ना? तो फैक्टर पढ़ेंगे हम लोग। फैक्टर अफेक्टिंग लैटिस एंथैल्पी। फैक्टर अफेक्टिंग लैटिस एंथैल्पी मतलब पहला फैक्टर है क्या कि अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की बात करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सॉरी, यस, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मतलब कितना ज्यादा चार्ज होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लैटिस एंथैल्पी के। Lattice enthalpy is directly proportional to the magnitude of charge। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मतलब जितना प्लस चार्ज होगा या जितना माइनस चार्ज होगा, ठीक है। जैसे हमने बोला कि NaF है, MgF2 है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान देना। AlF3 है, ये सारे के सारे आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। इनमें ये सब आयनिक कंपाउंड है, किसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है? AlF3। AlF3 की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज्यादा है सबसे ज्यादा। Yes, sir. क्योंकि यहाँ पे Na+ है, Mg2+ है और Al3+ है। तो ये लैटिस एंथैल्पी का ऑर्डर है या आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। इसमें हम वो देखेंगे कि किसके चार्जेस ज्यादा है, किस एलिमेंट में चार्जेस ज्यादा है। हाँ, पॉजिटिव चार्जेस अगर देख रहे हो तो पॉजिटिव चार्जेस ही देखना। जितने ज्यादा मतलब पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज उतना ही ज्यादा आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ, अगर कंपाउंड आयनिक बॉन्ड है तो। ओके पर अगर हम इसमें ऐसे लें कि हम क्या नाम है इसका, अगर Al+ लें और Al2- वो 2+ और फिर 3+, तो इसमें Al3+ की ज्यादा होगी। ओके सर।
सो साइज ऑफ केटायन दूसरा फैक्टर है। पहला फैक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, सेकंड फैक्टर साइज ऑफ केटायन। ठीक है, जितना ज्यादा साइज, जैसे हम बोल सकते हैं लैटिस एनर्जी, एंथैल्पी एनर्जी सेम बात होती है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ केटायन। रेडियस, अभी तो साइज बोला था, अरे साइज और रेडियस सेम। ओके, साइज और रेडियस जो है वो सेम। अब किसकी बात करेंगे, एक एग्जांपल ले लेते हैं, LICL। ये बोलो किसकी लैटिस एंथैल्पी सबसे ज्यादा है? RBCL। RBCL की? LICL। Yes, यस सर, LICL है ना। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं साइज ऑफ केटायन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज? सर इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज। साइज ऑफ एनायन? एनायन का तो सेम है, कांस्टेंट है। ठीक है, लैटिस एंथैल्पी वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ये ऑर्डर है। ठीक है, क्लियर? दो फैक्टर क्लियर हो गए। सर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज में हमेशा हमें पॉजिटिव देंगे ना, या फिर पूरा नेगेटिव देंगे, या फिर मिक्स भी दे सकते हैं? नहीं नहीं, मिक्स नहीं, या तो पॉजिटिव दो या तो निगेटिव। पॉजिटिव निगेटिव, अगर न्यूट्रल एटम है तो पॉजिटिव निगेटिव सेम ही होगा। तो इससे पॉजिटिव देख लो, खत्म बात है ना। ओके, सो ये दो फैक्टर हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स की। अब हम बात करते हैं पोलराइजेशन की। आयनिक बॉन्ड में ये पोलराइजेशन, ये क्या होता है सर? पोलराइजेशन में हम लोग फजांस रूल पढ़ते हैं। फजांस रूल, फजांस रूल का मतलब होता है कोवेलेंट नेचर इन आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड में भी कोवेलेंट नेचर होता है, उसको बोलते हैं हम लोग किस में पढ़ेंगे, फजांस रूल में पढ़ेंगे, फजांस रूल। ठीक है, अब होता क्या है, पोलराइजेशन क्या होता है? पोलराइजेशन होता क्या है, जैसे मान लो, ध्यान से देखना, ये एक केटायन है और ये एक एनायन है। अब याद रखो कि एनायन में नेगेटिव चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं, और तुमने सुना होगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी रहता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये केटायन। तो ये एनायन और ये केटायन के बीच में आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है, लेकिन केटायन क्या करता है कि इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ ओवरलैपिंग टाइप की करने लगता है, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ ओवरलैपिंग करने लगता है, मतलब उसको क्या करने लगता है, पोलराइज करने लगता है, अपनी तरफ घसीट लेता है। कैसे सर घसीटेगा? जैसे ये केटायन है ना, तो एनायन जो है वो बेचारा, उसका शेप जो है वो बिगड़ के ऐसे हो गया, ये इसको इसको अट्रैक्ट कर लिया। अब बताओ किसने पोलराइजेशन किया है? यस, पोलराइजेशन ऑफ किसका हुआ है? पोलराइजेशन ऑफ एनायन। एनायन का पोलराइजेशन हुआ। वेरी गुड। किसके थ्रू हुआ है? सर केटायन। केटायन। पोलराइजेशन ऑफ एनायन
बाई केटायन। तो ऐसे पोलराइजेशन ऑफ एनायन बाई केटायन, तो ये होता है क्या, जो जैसे कोवैलेंट बॉन्डिंग पता है ना, ओवरलैपिंग होती है, तो ये ऐसा लगने लगता है कि ये इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ ओवरलैपिंग करने लगता है, तो तभी हम बोलते हैं कि भाई आयोनिक बॉन्ड में कोवैलेंट कैरेक्टर आने लगा, तभी दिमाग में आता है कि भाई आयोनिक बॉन्ड में कोवैलेंट कैरेक्टर आने लगा। तो वो ये किसने बताया था, फजांस, फजांस ने बताया। सर एक बार पोलराइजेशन का मीनिंग बता दो। हाँ यस सर, पोलराइजेशन का मीनिंग। पोलराइजेशन का मतलब होता है डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन का मतलब बिगड़ा हुआ रूप, है ना, जैसा कोई भी चीज अट्रैक्ट कर ले तो उसका पोलराइजेशन डिस्टॉर्शन हो जाता है, ठीक है। तो जैसे तो ये सर यहाँ पर जो एटम लिया था आपने वो क्या नाम है, सी वाले में चला गया। पी वाले में केटायन में चला गया, ये एनायन है ये केटायन है, चला नहीं गया, उसने अट्रैक्ट किया है बस, देखो यहाँ पे ऐसा है ना, बस केवल अट्रैक्ट करने से ही ऐसा लगने लगता है कि ओवरलैपिंग हो रही है, और ओवरलैपिंग से हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, लेकिन एक्चुअल में ये आयनिक बॉन्ड है, लेकिन हल्का फुल्का कोवैलेंट नेचर उसमें आने लगता है, ऐसी कहानी है। और सर आपने भी एनायन के बारे में कुछ बताया था सर, वो चीज एक बार रिपीट कर दीजिए। में सी ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब कोई भी केटायन एनायन हो ना, या हम ऐसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड चारों तरफ होते हैं, तो उसी के साथ केटायन जो है वो पोलराइजेशन करने लगता है। एक चीज याद रखना कि पोलराइजेशन जो होता है ना, पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवैलेंट कैरेक्टर या कोवैलेंट नेचर। जितना ज्यादा पोलराइजेशन है उतना ही ज्यादा कोवैलेंट नेचर है, जितना ना पोलराइजेशन हो। अब सर पोलराइजेशन हम कैसे समझेंगे, किसमें ज्यादा है किसमें कम है ना, तो वही फैक्टर हम लोग देख रहे हैं। फैक्टर्स ऑफ, और सर हर केस में हमारा जो अनायन है उसमें सी ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा। हाँ जहां पे एनायन है ना, जहां पे एनायन है ना, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड पक्का ही पक्का है, माइनस चार्ज जहां पे है इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा। ओके सर। अब ऐसा नहीं है कि केटायन का भी केटायन क्लाउड होता है, नहीं, केवल इलेक्ट्रॉन क्लाउड ही होता है। सो फैक्टर ऑफ पोलराइजेशन, तो सबसे पहला फैक्टर है साइज ऑफ केटायन। साइज ऑफ केटायन मतलब क्या, साइज ऑफ केटायन, तो भाई पोलराइजेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ केटायन है। कंफ्यूज मत हो जाना इधर उधर की चीजों में, मतलब अभी हम लोगों ने लैटिस एंथैल्पी पढ़ी थी, है ना, तो उसमें पोलराइजेशन साइज ऑफ केटायन मतलब जैसे हमने बोला कि सर BeCl2 MgCl2 CaCl2 SrCl2 BaCl2, ये ऊपर से नीचे जा रहे हैं, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो देखना क्या क्या हम पूछेंगे। साइज ऑफ केटायन बोलो, कोवेलेंट कैरेक्टर, आयोनिक कैरेक्टर, पोलराइजेशन, बोलो। ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो क्या क्या होगा। साइज ऑफ कैटायन तो इंक्रीज होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा सर आयनिक डिक्रीज होगा और पोलराइजेशन इंक्रीज होगी। नहीं,
पोलराइजेशन डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा पोलराइजेशन। डिक्रीज होगा। सबसे पहले साइज ऑफ केटाइन इंक्रीज, है ना? यस यस सर। कोवेलेंट कैरेक्टर decrease. Okay, ionic character increase, polarization decrease. डिक्रीज। चेक कर लो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। दूसरा, सर एक बार कोवेलेंट कैरेक्टर बता दो। पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कोवेलेंट नेचर। पोलराइजेशन देखो यहाँ पे ऐसा, polarization directly proportional to the covalent nature, inversely proportional to the ionic nature. Polarization directly proportional to the covalent nature, inversely proportional to the ionic nature. Okay, or inversely proportional to the size of cation. तो पोलराइजेशन जितना ज्यादा आयोनिक नेचर उतना ही कम। जैसे Na प्लस Mg2 प्लस Al3 प्लस और Si4 प्लस, बोलो कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें ज्यादा हो सकता है? इनके Na प्लस। पहले तो साइज ऑफ केटाइन की बात कर लेते हैं, है ना? साइज ऑफ केटाइन की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद कोवेलेंट नेचर की बात कर लेते हैं। चलो बताओ जल्दी से। साइज ऑफ केटाइन ही है, अभी साइज ऑफ एनायंस नहीं। का होगा, का ज्यादा होगा। भाई लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं ना, तो लेफ्ट टू राइट जा रहे कि इसका साइज कम होगा, तो साइज ऑफ केटाइन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। ठीक है, तो साइज ऑफ केटाइन इधर से इधर जाने पे कम हो रहा है, तो कोवेलेंट नेचर जो हो रहा है वो बढ़ रहा है। लेकिन साइज ऑफ एनायन किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसकी अलग कहानी है। ठीक है, साइज ऑफ एनायन polarization directly proportional to the size of एनायन के साइज के ऊपर डिपेंड करेगा। एनायन के साइज के ऊपर डिपेंड करेगा। सर कैसे? ऐसा हम एक एग्जांपल देते हैं। CaF2, CaCl2, CaBr2, CaI2 on moving top to bottom, on moving top to bottom, बोलो। ठीक है, क्या क्या चीजें पूछेंगे? ऑन मूविंग टाइप टॉप टू बॉटम, साइज ऑफ एनायन, बोलो। इंक्रीज। इंक्रीज। ठीक है, साइज तो साइज है, चाहे केटायन को चाहे एनायन को, टॉप टू बॉटम इंक्रीज ही होता है। अच्छा, कोवेलेंट नेचर इंक्रीज। अभी तो एकदम सिंपल लग रहा होगा, लेकिन बाद में याद ही नहीं रहता है। यस सर। है ना? आयोनिक नेचर डिक्रीज। ठीक है, तो इसी में हम लोग एक और आगे जोड़ लेते हैं कि साइज ऑफ
एनायन। पोलराइजेशन नहीं पूछा आपने। कोवलेंट नेचर तो पूछ लिया ना, फिर कहोगे कि केटायन का साइज नहीं पूछा। नहीं सर, वो तो सेम है। कांस्टेंट है। चलो ठीक है, तो साइज ऑफ केटायन और साइज ऑफ एनायन फिर से एक बार देख लो। पोलराइजेशन साइज ऑफ केटायन के इनवर्सली, लैटिस एंथैल्पी भी देख लो। लैटिस एंथैल्पी ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। मतलब साइज ऑफ केटायन का पोलराइजेशन का क्वेश्चन आए चाहे लैटिस एंथैल्पी क्वेश्चन आए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही रखना है। इतनी बात तो क्लियर हो गई। यस सर। आगे थर्ड फैक्टर, ठीक है, चार्ज ऑन केटायन एंड एनायन। चार्ज ऑन केटायन एंड एनायन। केटायन और एनायन के ऊपर कौन कौन सी चार्ज हो सकती है, कैसा कितना चार्ज होगा, कैसे उसकी पोलराइजेशन इफेक्ट करेगी। So polarization is directly proportional to the charge on cation या anion, charge on cation या anion, ऐसा है। मतलब क्या, जब तक एक क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक तुम लोगों को मजा नहीं आएगा। NaCl, MgCl2, AlCl3, SiCl4, ठीक है। क्या क्या पूछ रहे हैं वो देखना। चार्ज ऑफ केटायन, ठीक, कोवैलेंट नेचर, आयनिक नेचर, मेल्टिंग पॉइंट। एक चीज और, चलो बाद में करेंगे मेल्टिंग पॉइंट का भी। बोलो, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। चार्ज इंक्रीज होगा, केटायन का और चार्ज जो है वो इंक्रीज हो रहा है। कोवैलेंट नेचर डिक्रीज, इंक्रीज सर होगा। इंक्रीज होगा और सच बताओ, आयनिक डिक्रीज होगा। सच सच बताओ। इंक्रीज। ये सर इंक्रीज होगा। SiCl4 है, सो कोवैलेंट नेचर जो है वो इंक्रीज होगा। इंक्रीज और आयनिक नेचर डिक्रीज। कुछ लोग कंफ्यूज तो नहीं हो रहे कि चार्ज ऑन केटायन और साइज ऑफ केटायन सेम चीज है क्या? नहीं, वो डिफरेंट है, ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सर मुझे केटायन वाला क्लियर नहीं हुआ। केटायन देखो यहाँ पे ऐसा है ना, Na प्लस Mg2 प्लस Al3 प्लस Si4 प्लस। देखो 4 बड़ा है कि 3 बड़ा है? 4 ओके है। सर अब क्लियर है। अच्छा एक और चीज, कभी कभी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो चार्ज ऑन एनायन directly proportional to the polarization, directly proportional to the covalent nature, inversely proportional to the melting point। ये एक नई चीज तुम लोगों को पता चली, मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं। सर एक बार आयनिक नेचर और बता दो। आयनिक नेचर ये वाला, कोवैलेंट नेचर अगर इंक्रीज तो आयनिक नेचर डिक्रीज, जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा कोवैलेंट नेचर आयनिक नेचर का, ठीक है। तो जितना ज्यादा कोवैलेंट नेचर होगा उतना ही कम मेल्टिंग पॉइंट होगा, जितना ही, ठीक है, कम मेल्टिंग पॉइंट होगा। अब इसमें ही मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बताओ। डिक्रीज। सर डिक्रीज होगा।
मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज, एकदम सही, क्लियर? यस सर। ओके, देखो आयनिक बॉन्ड जो होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं। नॉन डायरेक्शन मतलब जैसे केटायन है ना, ये है, तो Cl ऐसा नहीं है, मतलब Cl की इसी डायरेक्शन से आना चाहिए, यहां से भी आ सकता है, यहां से भी आ सकता है, ये तो आयोनिक है ना। अब ऐसा नहीं कि इतने Cl लग रहे हैं, नहीं, मतलब डायरेक्शन बता रहे हैं, या तो यहां से आए, यहां से आए, यहां से आए। तो ये जो होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं, नॉन डायरेक्शनल होते हैं आयनिक बॉन्ड। ओके, अब हम बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की, और कोवेलेंट बॉन्ड में सबसे पहले वीबीटी की, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है, जो कि मेन पोर्शन है इसका। देखो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, ओवरलैपिंग से बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ओवरलैपिंग मतलब क्या, देखो ओवरलैपिंग एक लीनियर होती है, एक होती है लैटरल ओवरलैपिंग। लीनियर ओवरलैपिंग, लैटरल ओवरलैपिंग, या इसी को बोलते हैं साइड बाई ओवरलैपिंग। लीनियर ओवरलैपिंग, लैटरल ओवरलैपिंग, या इसी को साइड बाई ओवरलैपिंग। अब देखो लीनियर ओवरलैपिंग की अगर बात करते हैं तो लीनियर ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, किससे, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और लैटरल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, किसका, पाई बॉन्ड का। अब ये लैटरल ओवरलैपिंग, लीनियर ओवरलैपिंग क्या है, ये अलोंग द एक्सिस ओवरलैपिंग है। मतलब क्या है इसका, देखना, एक एसएस ओवरलैपिंग, एसएस ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग, एसएस ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग, एंड एक जो होती है पीपी ओवरलैपिंग। पीपी ओवरलैपिंग, देखो एसएस ओवरलैपिंग की अगर बात करते हैं, एस ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर पता है तुम लोगों को कैसा होता है, सर स्फेरिकल। Spherical. अरे वाह, पूरी दुनिया को पता है। देखो जैसे एस ऑर्बिटल है और ये भी एस ऑर्बिटल है, ये आपस में ओवरलैप कर लिए, कर लेने दो। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। अगर एक्स एक्सिस के अलोंग ओवरलैपिंग हो रही है, अलोंग द एक्सिस, तो इसको एस एस सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे, एस एस सिग्मा बॉन्ड। एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल, ऐसे, ये ओवरलैपिंग, ये एसपी ओवरलैपिंग।
ये भी सिग्मा बॉन्ड ही है, एक्सिस के लॉन्ग, लीनियर ओवरलैप। अच्छा, अगर पीपी ओवरलैपिंग की बात करें, पाई बॉन्ड। ऐसे ये वाला ओवरलैप। पीपी सिग्मा बॉन्ड का भी फॉर्मेशन करता है अगर पीएक्स पीएक्स का बात करें, ओके। और अगर लैटरल ओवरलैपिंग की बात करें, लैटरल ओवरलैपिंग की बात करें, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। सर एक बार प्लीज स्लाइड दिखा दो। डन सर। ओके, लैटरल ओवरलैपिंग साइड बाई ओवरलैपिंग होती है, जैसे वाई एक्सिस है ना, ये वाई एक्सिस, ये ऐसे ओवरलैपिंग हुई, ये वाला पोर्शन, ये वाला, सो पी वाई, ठीक है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन, ये साइड बाई ओवरलैपिंग होती है। जैसे हमने बोला कि भाई अमोनिया में कौन से टाइप की ओवरलैपिंग हो रही है, अमोनिया में कौन से टाइप की ओवरलैपिंग हो रही है, कोई बताएगा? सिग्मा। ओवरलैपिंग का टाइप बताओ ना, एस 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 पी। अच्छा, वो एसपी है ना, यस एकदम से, क्योंकि अमोनिया में हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास पी ऑर्बिटल होते हैं, है ना, यहाँ पे एस ऑर्बिटल, तो 3sp लीनियर ओवरलैप। अच्छा, अगर हम बात करते हैं CO2 की, कितने टाइप की ओवरलैपिंग है? सर 2sp। लीनियर लैटरल वो भी बतानी है बेटा, जैसे CO2। अच्छा, लीनियर सर। देखो कभी भी सर इसमें वो थोड़ी होएगी। कभी भी अगर सिंगल बॉन्ड होता है ना, तो उसमें एक सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड होता है तो इसमें एक सिग्मा और एक पाई, बताया था लास्ट क्लास में, एक सिग्मा और 2 पाई, है ना। तो यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, तो 2 लैटरल ओवरलैपिंग हुई होगी, यहाँ पे P है और यहाँ पे P, तो PP लैटरल, यहाँ पे P। भाई ऑक्सीजन फैमिली में भी P ब्लॉक होता है, P ऑर्बिटल होता है ना ऑक्सीजन में। तो कितनी PP ओवरलैपिंग? 2 PP लैटरल ओवरलैपिंग होगी। क्या लीनियर नहीं होगी? क्या लीनियर भी होगी, सिग्मा बॉन्ड भी 2। सो 2 PP, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड है तो 2 PP लीनियर ओवरलैपिंग, ऐसे चेक करो। यस सर। है ना। तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, केवल और केवल हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है, VSEPR थ्योरी पढ़नी है और MOT पढ़नी है, और उसके बाद उसी के PYQs करने हैं। और प्रिपरेशन करते रहो, थोड़ा सा रात में जगना सीखो, 2 बजे 3 सर बजे। एक बात पूछनी थी, बोलो। जॉन टेलर इफेक्ट क्या है? अब जॉन टेलर इफेक्ट जो होता है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जब तक सिनर्जिक बॉन्ड तुम लोग अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो न जॉन टेलर इफेक्ट नहीं बता सकते, ठीक है, जब तक एडजॉर्प्शन वगैरह सब नहीं पढ़ते, ठीक है। तो अगर तुम्हें इसका ना जो आपने PDF भेजी थी ना PYQ में, उसमें क्वेश्चन था।
ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में बताना तो मैं वो करवा दूंगा। सर लेटरल ओवरलैपिंग भी तो सर वाई वाई एक्सिस में हो रही है, तो सर हमने इसे लीनियर क्यों नहीं बोला? सेम एक्सिस में मतलब। सेम नहीं, ऐसे अगर होता ना तो ऐसे होता, देखना ऐसे और ऐसे, ये तो ऐसे ओवरलैपिंग होती तो लीनियर बोलते हैं। ऐसे यहाँ पर तो साइड वाइज हो रही ना, ये इधर इधर से चल रहा है, ये इधर चल रहा है, ऐसे। तो ये वाई एक्सिस के लॉन्ग है, ये तो बोल सकते हो, देखो है कि नहीं? इसमें यस इसमें सर, डिफरेंस समझ रहे हो ना? यस सर, समझ आ गया अब। ठीक है, तो जॉन टेलर इफेक्ट नेक्स्ट लेक्चर में बता देंगे, उसका क्वेश्चंस करवा देंगे। और सर मुझे कोई अच्छी सी बुक भी बता दीजिए सर, केमिस्ट्री की। सर कुछ नहीं केमिस्ट्री के अभी। PYQ के लिए। हाँ, तो PYQ के लिए तुम्हें MTG की परचेस कर लो, दिशा पब्लिकेशन की आती है वो भी परचेस कर सकती हो, आर्यन की आती सर है MTG फिंगर टिप्स नहीं ना, MTG 34 years PYQ प्रीवियस ईयर की, फिंगर टिप्स वगैरह नहीं है, केमिस्ट्री गाइड वगैरह नहीं। ठीक है, इसका मैं मतलब फर्स्ट पेज जो है वो तुम्हें ग्रुप में भेज दूंगा, कैसे क्या ओके सर। फ्रंट पेज कैसे। ओके सर। ठीक है, चलो बाय बाय। ओके सर, थैंक यू सर। ओके बाय बाय।